नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जोधपुर। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, कोशिका की संरचना के बारे में चर्चा कर रही हूं। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, कोशिका की संरचना। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोशिका सभी जीवित प्राणी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो सबसे पहले होता है सेल, कोशिका। जैसे आप मकान बनाते हो तो बेसिक यूनिट क्या होती है? ईंट। ठीक है, ईंट के बाद क्या बनता है आपका? दीवार। और दीवार के बाद बनता है आपका कमरा, है ना। और कमरा से बन जाता है घर। इसी प्रकार से आपका सेल है। सेल से बनता है आपका टिश्यू। सब एक जैसी संरचना और एक जैसे कार्य करने वाले जब कई सारे उत्तक एक साथ मिल जाते हैं तो कहलाते हैं उत्तक। ठीक है, उत्तक कहलाते हैं। इसके बाद कई सारे उत्तक मिलकर के बनाते हैं अंग, ऑर्गन्स। क्या बनता है? ऑर्गन्स। कई सारे ऑर्गन्स मिलकर के बनाते हैं सिस्टम, तंत्र। अब कई सारे तंत्र मिलकर के बन जाता है ह्यूमन बॉडी। हमारा शरीर ह्यूमन बॉडी बन जाता है। तो आप इससे देखो, सबसे छोटा यूनिट कौन सा हुआ? सेल। ठीक है, कई सारे सेल मिलकर के क्या बनाया? उत्तक। कई सारे एक जैसे संरचना कार्य करने वाले जब उत्तक मिल गए तो क्या बन गया? अंग बन गए। और क्या बन गया इसके बाद? कई सारे अंग मिलकर के क्या बनाते हैं जो एक ही जैसा काम करते हैं? बन जाता है सिस्टम। और जब सारे सिस्टम बन जाते हैं तो ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। अब इसको ऐसे समझते हैं, कोशिका हुआ, ठीक है, उत्तक हो गया। अब एक जैसे काम करने वाले, है ना, वो अंग बन गए। जैसे आपका नाक है, नाक का नासा छिद्र है, ठीक है, नाक नासा छिद्र। इसके बाद नाक का ऊपरी वाला हिस्सा, हड्डी वाला हिस्सा, नेजल कैविटी, ये गुहा है इसका भीतर। ठीक है, फिर बन गया यहां से कौन सी? ट्रैकिया। नाम सुना होगा आपने, ट्रैकिया। ट्रैकिया से बन गया, दो ब्रांचेज निकल गए, ब्रैंक्यूल्स, और दो बन गए फेफड़ा। ये सब क्या काम कर रहे हैं? सांस लेने और छोड़ने का काम कर रहे हैं, ब्रीदिंग का काम कर रहे हैं, श्वसन का काम कर रहे हैं। तो श्वसन तंत्र कहलाए। है सब कोशिकाओं का ही बना हुआ, जिनकी एक जैसी संरचना और कार्य है। वो सब मिलकर उत्तक बना लिया। एक जैसे काम करने वाले एक जैसे मिल गए। जैसे तुम्हारे दोस्त है ना, तुम्हारी दोस्ती कैसे होती है? जो पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं उनको पढ़ने लिखने वाले लोगों से दोस्ती होती है। जो गपक्कड़ होते हैं गप्पा मारने वाले से दोस्ती होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चोरू चक्के होते हैं, चोरू चक्के से दोस्ती करते हैं। उसी प्रकार से ह्यूमन बॉडी में, केवल समझाने की दृष्टि से आपको बता रही हूँ, समझो इस बात को कि एक जैसे फंक्शन करने वाला, एक जैसे काम करने वाला, वो कहलाता है उत्तक, जिसकी संरचना भी लगभग बराबर होती है और सब मिलकर काम करते हैं। इसी तरह से मान लो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, पाचन तंत्र की बात करते हैं, तो क्या होता है? होठ मुंह खोलने का काम करता है, दांत भोजन को चबाता है, जीभ स्वाद लेता है ना। फिर निगलने का काम कौन सा करता है? फेरिंग्स, ग्रास नली जिसको कहते हैं, वो निगलने का काम करता है। फिर चला जाता है भोजन आमाशय में, वो पचाने का काम करता है। और इससे और नीचे जाता है भोजन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, उसके भी कई पार्ट हैं। तो वहाँ भी भोजन का पाचन होता है। कोई कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, तो कोई प्रोटीन को पचाता है, कोई वसा को पचाता है ना। तो पचाने का काम करता है। इसके बाद बड़ी आंत में जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो नहीं पच पाता है, जो बेकार की चीजें होती है, वहां चला जाता है और फिर हमारे मल द्वार से मल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये सारे मुंह से लेकर के जो आपके गुदा द्वार तक का जो चीज है वो कहलाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहलाता है वो? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब आपको समझ में आ गया, सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, सिस्टम एंड ह्यूमन बॉडी। अब हम देखते हैं सेल की संरचना।
चर्चा चलते हैं अपन सेल पर। सेल की अगर संरचना देखोगे तो सेल हमारा कैसा होता है? सेल की संरचना देखोगे तो सबसे पहले देखोगे सेल में एक बाउंड्री वॉल होता है। सबसे पहले एक बाउंड्री वॉल होता है ना, एक दीवार होता है, जिस दीवार को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। हिंदी वाली छात्राएं समझे, कोशिका झिल्ली। ह्यूमन बॉडी में सिंगल दीवार होता है कोशिका झिल्ली। ये पारगमयी क्षमता रखता है, कोशिका के भीतर की चीजों को ना तो बाहर जाने देता है, ना बाहर की चीजों को अंदर आने देता है। कोशिका झिल्ली होती है, सेमी परमिएबल होता है। ठीक है, इसको इतनी समझ होती है कि कौन सा कोशिका के लिए फायदेमंद है, कौन सा कोशिका के लिए नुकसान है दायक है, कितना मात्रा में हमको बाहर भेजना है, कितना मात्रा में हमें अंदर लाना है, ये सारा काम कोशिका झिल्ली करता है। समझ गए? जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बीचों बीच आप देखोगे ऐसे तो एक दीवार और दिखाई पड़ती है, गाढ़ा, गाढ़े के ऊपर एक दीवार और दिखाई पड़ती है, छोटा सा गोल जैसा। इसमें भी एक दीवार जो रहती है इसको कहते हैं हम केंद्रक झिल्ली। सो क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। छात्रा ने मुझे बताया था ना कि मैडम हमें संरचना समझा दीजिए, इससे संरचना इजी तरीके से बेटा नहीं मिलेगा आपको, तब ध्यान रखना। पहला बाउंड्री वाल क्या हुआ? कोशिका झिल्ली का। दूसरा देखेंगे एक छोटा सा बीच में गोल है, वो भी, उसमें भी एक झिल्ली बनी है, वो केंद्रक झिल्ली कहलाती है। यहां पर देखोगे बहुत सारे है ना तरल पदार्थ रहते हैं, तरल पदार्थ रहते हैं सोल और जेल अवस्था में। इसको कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, सो क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, जिसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। ये कहलाती है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, हिंदी वाली छात्राओं के लिए। यही आपको समझ में आ गई तीन चीजें। बाउंड्री वाल जो कोशिका का बाहर है, कोशिका झिल्ली कहलाती है। और प्लांट में एक, यहां पर तो एक सिंगल झिल्ली है, प्लांट में डबल झिल्ली होता है, जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। समझ गए बात को? सेल वाल वो प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है, याद रखना। अगर पूछा जाए कोशिका भित्ति किस में होता है तो आप एक कंफ्यूज मत होना, वो प्लांट में होता है, पौधों में होता है, ह्यूमन बीइंग में नहीं होता है, जंतु में नहीं होता है, प्लांट में होता है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली समझ में आ गया, बाहरी बाउंड्री वाल है। उसके बाद देखोगे इस तरह की एक संरचना देखने को मिलती है, जूते की तरह संरचना होती है, जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहलाता है इसको? क्या कहते हैं इसको हम? माइटोकॉन्ड्रिया। यहीं पर क्रेब्स साइकिल होता है और ये कोशिका का शक्तिगृह कहलाता है, कोशिका का शक्तिगृह कहलाता है। श्वसन के दौरान क्या करता है कि एडीपी ऊर्जा को एटीपी ऊर्जा में बदल देता है। यहीं पर कोशिका के ही माइटोकॉन्ड्रिया वाला बहुत हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो आपने मैंने दिखाया ना इस तरह का हिस्सा, ये क्रिस्टी कहलाता है। ये मैंने इस तरह के उभार होते हैं। ठीक है, समझ गया बात को? तो ये ऊर्जा का शक्तिगृह माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसकी खोज जेई पुरकिंजे ने की थी। आप इस वीडियो को देखना ध्यान से, जिसमें मैंने आपको किसकी खोज किसने की थी इसके बारे में मैंने डिटेल्स बताया हुआ है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का शक्तिगृह कहलाता है। यह क्या करता है? हमें शक्ति कहां से मिलती है? तो कोशिका के जो माइटोकॉन्ड्रिया है उस हिस्सा में, वही हिस्सा बहुत एक्टिव होकर के एडीपी ऊर्जा को एटीपी ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, जिससे मिलता है हमें ग्लूकोज और काम करने की मिलती है शक्ति। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं कोशिका का शक्तिगृह, पावर हाउस ऑफ द सेल। समझ गए बात को? अब यहां पर देखोगे इस तरह का कुछ संरचना पाई जाती है ना, जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। संक्षेप में बोलते हैं ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में बोलते हैं उसको अंतः प्रद्रवी जालिका। जाल जैसी संरचना बनाती है। कुछ इसमें होती है नली जैसा और कुछ होता है वैक्यूल जैसा, अंतः प्रद्रवी जालिका। समझ गए बात को?
है ना, कहीं कहीं हर जगह ये इस तरह से बिखरा हुआ रहेगा। ये कहलाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका। ये 2 प्रकार की होती है, ये भी प्रकार में 2 होती है, एक चिकने पृष्ठ वाला और दूसरा होता है रुखड़े पृष्ठ वाला। मतलब एक चिकनी सतह वाला होता है और एक होता है रुखड़ी सतह वाला। तो जो चिकनी सतह वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो तो वसा का संश्लेषण करता है, लिपिड का संश्लेषण करता है, समझ गए, चिकनी वाला। और जो रुखड़ा होता है उसमें होता है राइबोसोम, जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो जिन कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या भी अधिक होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, कोशिका का कंकाल कहलाता है, नहीं तो कोशिका पिचक जाएगा, चिपड़ जाएगा पूरा। तो ये क्या करता है, इस तरह का इसकी जो संरचना होती है वो कोशिका को एक शेप प्रदान किए रहती है, आकार प्रदान किए रहते हैं। तो इसको कोशिका का अगर कंकाल पूछे तो आपका जवाब होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ गए बात को। यहीं पर राइबोसोम, छोटे छोटे कणों के रूप में राइबोसोम मिलता है, राइबोसोम मिलता है। तो राइबोसोम कहाँ रहता है, ये राइबोसोम का क्या काम है, इसमें 50 से 55% तक 50 से 55 प्रकार के इसमें प्रोटीन होते हैं और ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का निर्माण का काम कौन करता है, राइबोसोम करता है, राइबोसोम। इस राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना भी बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं इसको हम, प्रोटीन का कारखाना। अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए प्रोटीन फैक्ट्री क्या है, कौन है, प्रोटीन का कारखाना किसको कहते हैं, तो ये हमारा है कौन सा, राइबोसोम, प्रोटीन का कारखाना यही कहलाता है। समझ गए बात को, कारखाना कौन है, तो ये है हमारा राइबोसोम। ठीक है, समझ गए बात को। और अब यहां पर आप देखोगे इस तरह की गोल गोल संरचना पाई जाती है, ये कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम, मैंने प्रश्न पूछा था लाइसोसोम आत्मघाती थैली किसको कहते हैं, तो ये होता है लाइसोसोम। ये क्या करता है, इसमें कितने प्रकार के, अनेक प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जल विघटन एंजाइम्स होते हैं, जो क्या करते हैं, अवांछित पदार्थ है, जो काम का चीज नहीं है, जो सेल के लिए जहरीला है, उसको ये निगल जाता है, खत्म कर देता है और खुद भी मर जाता है ये। समझ गए क्या होता है, इसको समझो। लाइसोसोम क्या करता है, जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया मर गया या राइबोसोम समय के साथ खत्म हो गया या आपका केंद्रक खत्म हो गया, तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ेगा और उसको यहाँ से पचा डालेगा, मतलब उसको खत्म कर देगा। और नहीं तो क्या होगा, कोशिकाएं सड़ने लगेंगी, सड़ेंगी ना। और ये देखो इतना आतंक फैलाता है, एक तरह से सोचो कि एकदम पुलिस की तरह काम किए रहता है। जैसे कॉलेज में प्रिंसिपल साहब रहते हैं, उनके डर से सब लोग काम करते हैं, ऑफिस क्लर्क भी काम करता है, दूसरे लेक्चरर भी काम करते हैं, प्योन भी काम करता है। इसी तरह से ये मास्टर साहब है पूरे, कहते हैं अगर तुम नहीं करोगे ढंग से काम, है ना, पुलिस विभाग की तरह काम नहीं करोगे तो भैया मैं आपको ऐसा एंजाइम छोड़ूंगा, आप मर जाओगे। तो परमात्मा कितनी, मैं तो सोचती हूँ तो आश्चर्यचकित रह जाती हूँ, भगवान ने क्या क्या बनाया है। जरा देखो, छोटी सी कोशिका में भी लाइसोसोम बना दिया। और ये लाइसोसोम क्या, इसके अगर कोई काम नहीं करता, राइबोसोम मान ली बेकार हो गया, निर्बल हो गया, कमजोर हो गया, काम का नहीं है, अब इसको ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ेगा, राइबोसोम खत्म। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खराब हो गया, काम नहीं कर रहा है, सड़ गया, बेकार हो गया, अब इसको इसके ऊपर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर मान लो कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया टूट फूट गया, बेकार हो गया, तो उसको खत्म कर देता है। जैसे इंसान मर जाता है तो उसको जलाने का काम नहीं करते हम लोग, घर में थोड़ी रखते सड़ने के लिए, जला देते हैं या गाड़ देते हैं या गंगा में फेंक देते हैं, ये करते हो ना। तो ये भी क्या करता है, सबको जो जो अवांछित पदार्थ है सेल के लिए, जिससे सेल को नुकसान होगा, उन सबको ये खा के खत्म कर देता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम करता है और सबको ये नष्ट कर डालता है। और कई बार क्या करता है, जहां देखता है कि कई बार क्या करता है, विशेष परिस्थितियों में ये पूरी कोशिका को ही निगल जाता है, अपने खूब बड़ा हो जाता है, आकार में खूब बड़ा हो जाएगा, विस्फोट कर देता है, चारों तरफ से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ देगा और पूरी कोशिका को ही निगल जाएगा और फिर वो खुद भी खत्म हो जाता है लाइसोसोम। इसीलिए इसको आत्मघाती थैली बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। समझ गए बात को, महत्वपूर्ण चीज। इसके बाद आप देखोगे केंद्रक के ठीक एक ओर, है ना, केंद्रक के एक तरफ कुछ तारों के समान एक संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं सेंट्रोसोम।
क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रोसोम। यह सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका विभाजन में मदद करता है। मैंने भी बताया कि एक कोशिकाएं दो कोशिकाएं में बंटती हैं माइटोसिस क्रिया के द्वारा। जैसे कोशिकाएं परिपक्व हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, तो एक कोशिकाएं दो कोशिकाओं में बटेंगी। उस समय ये जो सेंट्रोसोम है ना, वही इस तरह का संरचना बनाएगा और फिर ये सेंट्रोसोम वर्तुलाकार होकर के दो सेंट्रोसोम में बट जाएगा और कोशिकाएं यहां से दो भाग में बट जाएंगी। ये स्वतंत्र कोशिकाएं हो जाएंगी, यहां भी स्वतंत्र कोशिकाएं बन जाएंगी। समझ गए बात को? सेंट्रोसोम समझ में आ गया? अच्छा, इसके बाद आप देखोगे कि कोशिका में छोटी छोटी खाली स्थान रिक्तिका पाए जाता है, वैक्यूल, छोटे छोटे वैक्यूल, रिक्तिका जिसको बोलते हैं वैक्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें जल भरा रहता है। हमारा ह्यूमन बॉडी का जो शरीर है, मानव शरीर, वो उसमें 65 से 66% तक पानी है और बाकी जो 35% है वह उसमें अन्य पदार्थ है, जिसमें खनिज पदार्थ भी है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारी चीजें दूसरे सॉलिड है। और 65 to 66% तक, 65 से 66% तक पानी है। अब ये कहोगे पानी मैडम कहाँ है? पानी तो दिखता नहीं, हमने पानी तो 1 लीटर ही पानी पिया। बेटा पानी है, ये पानी इसी रिक्तिका में जमा रहता है, कोशिका की रिक्तिकाओं में, कोशिका की रिक्तिकाओं में पानी जमा करके रहता है। आप देखो ना, खुद आपका आंख, अब जब रोते हो तो आंसू निकलता है, क्या है? पानी है। लार निकलता है मुंह से, पानी है। पेट में खाना जाता है तो गैस्ट्रिक जूस निकलता है, उसमें पानी है। पेशाब है, पानी निकलता है। खून है, द्रव अवस्था में रहता है, परिसंचरण उसका होते रहता है, पानी है उसमें। हमारा इवन दिमाग, वह भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में तैरता रहता है, उसमें भी पानी है। तो हमारे शरीर में 65 से 66% तक पानी होता है और बाकी रिमेनिंग हमारा सॉलिड पदार्थ होता है। तो जो है हमारी कोशिका में, ये वैक्यूल में पानी जमा रहता है, संग्रह रहता है। आप देखते हो जैसे पानी की मात्रा कम होती है हमारी बॉडी में, तुरंत हमें प्यास लगता है, हम पानी पीते हैं। जैसे बोलते बोलते मान लो थक गए, मुंह सूखने लगा, तुरंत 1 गिलास पानी पीते हैं, हमारी बॉडी बैलेंस हो जाती है। तो जो साइटोप्लाज्म में अगर पानी सूखने लगेगा, है ना, साइटोप्लाज्म में पानी सूखने लगेगा तो उस अवस्था को कहते हैं जेल। और जब पानी ज्यादा मात्रा में रहता है साइटोप्लाज्म में तो अवस्था कहलाती है सोल। तो साइटोप्लाज्म, सोल और जेल दो अवस्था में मिलती है। समझ गए बात को? है ना? रिक्तिका भी समझ में आ गया। जो प्लांट में रिक्तिका होती है वो बड़ी होती है और आपके जो एनिमल में होती है रिक्तिकाएं छोटी छोटी होती हैं। अब ये देखोगे केंद्रक के भीतर हम जाते हैं, तो केंद्रक के भीतर अब देखते हैं। देखो अब केंद्रक के भीतर क्या होता है, इस तरह से द्रव पदार्थ भरा रहता है ना, द्रव पदार्थ भरा रहता है, जिसको हम कहते हैं केंद्रक द्रव्य। क्या बोलते हैं इसको हम? केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है अंग्रेजी में। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक द्रव्य हिंदी में, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है? और इसी में देखोगे तो इस तरह से उलझे हुए धागों की तरह, जैसे उलझा हुआ धागा देखते हो ना, उलझा हुआ ऊन, उलझा हुआ धागा, इसमें जालिका पाई जाती है। एक तरह से उलझा हुआ धागा के समान सूत्र पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या बोलते हैं उसको हम? उलझे हुए धागों के समान जो संरचना मिलती है, पाई जाती है, उसको बोलते हैं हम क्रोमैटिन। यह क्रोमैटिन ही, इसी क्रोमैटिन में क्रोमोजोम होते हैं, क्रोमोजोम, और इसी क्रोमोजोम में डीएनए उपलब्ध रहता है जो आनुवंशिक गुणों का हस्तांतरण करता है। तो अब आप देख लो क्रोमोजोम। तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कोशिका का, वह मैंने आपको बता दिया है। क्या? कोशिका झिल्ली क्या काम करता है? कोशिका के बाहरी बाउंड्री वाल है, चयनात्मक पारगम्यता का काम करता है, बाहर की जो वस्तु है उसको अंदर नहीं आने देता है, अंदर की वस्तु को बाहर नहीं जाने देता है। ठीक है? दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा, एडीपी ऊर्जा को एटीपी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और ऊर्जा देने का काम करता है। मतलब इसके अंदर क्रेब्स साइकिल चलते रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है?
इसके बाद देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंकाल की तरह काम करता है ताकि पिचकने से रोकता है सबको, कि पिचको मत भाई सब, अब है ना, नहीं तो कोशिका पिचक जाएगी। जैसे हमारे शरीर में क्या है, मांस का लोथड़ा है और बीच बीच में क्या है, हड्डियां हैं। अगर ये हड्डियां ना रहे तो कैसे हम लोग मांस का लोथड़ा बन जाए, हम खड़े नहीं हो सकते। खड़े हो सकते हैं क्या, नहीं होंगे, क्योंकि हम एक कंकाल का काम कौन कर रहा है, हड्डियां कर रही हैं। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका का कंकाल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो केंद्रक झिल्ली। केंद्रक के चारों तरफ कोशिका के ठीक बीचों बीच एक गाढ़ा पदार्थ दिखता है और वो देखता है कि एक बाउंड्री वाल से घिरा हुआ है, जिसको हम कहते हैं केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली का क्या काम है, केंद्रक झिल्ली का काम है साइटोप्लाज्म की तरल पदार्थ है या कोई माइटोकॉन्ड्रिया है या राइबोसोम, इसके भीतर मत घुसो, है ना। और इसके अंदर जो क्रोमोसोम वगैरह है जो इसने अपने पास रखा हुआ है, इसको बाहर नहीं निकलने देता है। ये भी अपने घर को सुरक्षित रखता है। जैसे आपका एक बड़ा सा मकान है, मकान के भीतर कमरा है, तो एक कमरे का सामान दूसरे कमरे में नहीं, दूसरा कमरा सामान तीसरे कमरे में नहीं, इस तरह का ये बाउंड्री वॉल का काम कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया बात। अच्छा, इसमें कोशिका द्रव्य है, वो द्रव्य क्या करता है, अब ये मैंने आपको बताया, अगर द्रव्य नहीं रहेगा तो जो क्रोमोसोम वगैरह रहेंगे वो सूख जाएंगे, इसके लिए कोशिका द्रव्य रहता है। और इसमें पोषण मिलता है, जिसके कारण इसके भीतर की जो भी चीजें हैं उन सबको पोषक तत्व तो प्राप्त होते रहता है, ठीक है। इसके बाद देखोगे, ये मैंने साइटोप्लाज्म की बात बताई। साइटोप्लाज्म कोशिका के भीतर और केंद्र के बाहर रहता है तरल जैसा पदार्थ, जिसको हम कहते हैं पानी जैसा पदार्थ रहता है, चिपचिपा मांड की तरह पदार्थ रहता है, ये गोंद की तरह समझो पदार्थ रहता है, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। ये कोशिका द्रव्य क्या करता है, जितने भी मटेरियल है, जैसे सेंट्रोजोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोजोम है या वैक्यूल है, इन सबको अपने स्थान पर बनाए रखने के लिए मदद करता है और सबको नमी प्रदान करता है, सबको। नहीं तो क्या होगा, अब देखो कि जिस दिन हमको पानी नहीं मिलता 2 या 3 दिन में हम सूख जाते हैं, तो ये सबको सूखने से बचाता है, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद राइबोसोम, मैंने आपको बताया, इसमें 50 से 55 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन का कारखाना इसको कहते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है और कोशिकाएं प्रोटीन की बनी होती हैं, ये भी मैंने आपको बताया। इसके बाद आपके सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन का काम करता है, तर्कों का निर्माण यहीं से होता है। यही जब मैच्योर हो जाती हैं कोशिकाएं, जब परिपक्व हो जाती हैं, तो यही जो है ना, ये धीरे 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 इधर आने की कोशिश करता है और ये 2 भागों में बट जाता है और यहीं से कोशिकाएं टूट जाती हैं और आधा माइटोकॉन्ड्रिया इधर आ जाती है, राइबोसोम इधर आ जाता है, आधा राइबोसोम। जैसे आपका घर में बंटवारा होता है ना 2 भाइयों के बीच में, तो क्या करते हैं, जो माता पिता होते हैं वो सबको बराबर बराबर बांट देते हैं, भाई एक बक्सा तेरा भी, एक बक्सा है छोटे भाई का, एक कमरा तेरा, एक कमरा इसका, एक जो है लोटा तेरा, एक लोटा इसका, एक प्लॉट उसकी, एक प्लॉट इसकी। तो इसी तरह से सेल डिवीजन में भी आधी कोशिकाएं जो है ऊपर चली जाती हैं, आधी कोशिकाएं की मटेरियल नीचे चली जाती हैं और ये काम करता है सेंट्रोजोम। और इस प्रकार से एक कोशिकाएं बड़े प्रेम पूर्वक, जैसे 2 भाई में बंटवारा होता है, प्रेम पूर्वक होते बिना लड़ाई झगड़े के, मारपीट के, इसी तरह से ये एक कोशिकाएं आप खुद ही जब मैच्योर हो जाती हैं, परिपक्व हो जाती हैं और लगता है कि भाई अब हम साथ नहीं रह सकते ना, तो बट जाती हैं अलग अलग। और 2 छोटे छोटे, जिसको हम 2 डॉटर सेल कहते हैं, है ना, 2 छोटे छोटे 2 डॉटर सेंट्रोजोम से सेंट्रोल बन जाते हैं, तारककाय, 2 पुत्री तारककाय में बदल जाते हैं और फिर आधी कोशिकाएं उधर की तरफ चली जाती हैं और आधी कोशिकाएं इधर की तरफ चली जाती हैं। इस प्रकार से 2 स्वतंत्र कोशिकाएं बन जाती हैं और जो स्वतंत्र कोशिकाएं बनती है, एक तो जो कोशिकाएं मर जाती हैं उनकी जगह पर चली जाती हैं और एक कोशिकाएं डिवीजन का काम करके आगे बढ़ते रहती हैं। इसी तरह से आप देखते हो ना, छोटा सा बच्चा, नन्हा सा शिशु जो इतना छोटा सा रहता है, जन्म के समय देखते हो, है ना, वही बालक 5 साल में दौड़ने धूपने लगता है, पढ़ने बोलने लगता है और 18 साल के होते होते हमारे जैसे और आपके जैसे स्वतंत्र रूप से काम करने लगता है, मदर फादर का एक जिम्मेदार नागरिक बन जाता है। समझ गए बात को। अब मैं समझती हूँ कि कोशिका बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोशिका के किसने क्या खोज की है इसके बारे में आपको बताऊंगी। कोशिका से अब संबंधित मैं समझती हूँ कि सारी प्रश्नों का जवाब अब आपके पास है और होगा। अगर आप
अच्छे से वीडियो को देखोगे, अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, तो कोशिका से संबंधित सारे प्रश्नों का जवाब आपके पास है और आप दे दोगे अच्छे तरीके से। तब तक के लिए फिर मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और जो आपको लगता है कि कमेंट बॉक्स में हमें कुछ मैडम से सीखना है, कुछ टॉपिक आपको लिस्ट लग रही होगी, तो कमेंट बॉक्स में डालना, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी बताने के लिए। और कल जो मैं नहीं उपस्थित हो पाई आप लोगों के समक्ष, हालांकि मैं खुद भी बीमार पड़ गई, तो मैं कहाँ से उपस्थित होती, ये तो वही है, मैन प्रोपोजेज गॉड डिस्पोजेज। सब परमात्मा पर ध्यान रखो और काम करते रहो, काम जरूर करो, ताकि आपके मन में मलाल नहीं रहे कि हमने काम नहीं किया, हमने समय को यूं ही बर्बाद किया। समय को पकड़ो बेटा, समय को पकड़ो, जरूर पास होगे, है ना। फिर मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ। तब तक दो जानने की इजाज़त, बाय बाय।